आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। हिस्ट्री मॉडल सेट का लघु उत्तरीय प्रश्न का हल लेकर आ गए हैं। तो इन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। जिस 6 प्रश्न का उत्तर देंगे 18 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 39। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता को लिखें। क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता को लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या विशेषता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त से हम समझते हैं क्या है। तो अस्थायी बंदोबस्त भूमि से जुड़ा एक राजस्व समझौता था। अस्थायी बंदोबस्त जो था वो भूमि से जुड़ा एक राजस्व समझौता था, जिसके तहत सरकार को एक निश्चित रकम देने के बदले में जमींदारों को जमीन का वासनुगत स्वामित्व दिया जाता था। वासनुगत स्वामित्व का मतलब कि जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया जाता था। इसकी प्रमुख विशेषता चले देखते हैं। तो इसकी पहले विशेषता, इस व्यवस्था के तहत अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। और अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को स्वामी माना गया, उन्हें वासनुगत अधिकार दिया गया और उन्हें इस जमीन पर अधिकार दिया गया। दूसरा, जमींदारों को अपने जिलों के आंतरिक मामलों में आज़ादी दी गई और जमींदारों को जिलों के आंतरिक मामलों में आज़ादी दी गई। तीसरा, जमींदारों को अपने जिले के आंतरिक मामलों में एक ही को डबल बार हो गया के बाद जमींदारों को वार्षिक राजस्व 89 हिस्सा सरकार को देना पड़ता था और जमींदारों को वर्ष में राजस्व में 89% सरकार को देना पड़ता था। 11 हिस्सा पा सकता था, जो कि जितना भी होता था जमीन में फसल उसमें से सरकार को 89% और जमींदार 11% रखते थे। पांचवा, जमींदारों को काश्तकारों में पाटा देना होता था। जमींदार अपने जमीन बेच या हस्तांतरित कर सकते थे और जमींदार अपना जमीन बेच सकते थे और किसी को दे भी सकते थे। 5 अगर जमींदार सरकार को समय तय पर राजस्व नहीं देते थे तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अगर सरकार को समय से पहले राजस्व नहीं दिया जाता था तो उनकी जमीन को नीलाम कर दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 40, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है वो ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। यह एक राजनीतिक अभियान था। और खिलाफत आंदोलन क्या था? एक राजनीतिक अभियान था। इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमैन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। और इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की की शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। और इस आंदोलन का उद्देश्य यह भी था कि तुर्की की शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो इसलिए इस तरह अच्छे से क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें।
कृषि उत्पादन में महिलाओं का क्या भूमिका थी? तो मध्यकालीन भारत में कृषि में उत्पादन प्रक्रिया महिला की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खेतिहर अर्थात किसान परिवार के से संबंधित महिलाएं कृषि में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी। और खेतिहरी मतलब किसान परिवार से संबंधित महिला जो तो वो कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर खेती करती थी, खेतों में काम करती और पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई हल चलाने का काम करते थे। पुरुष जो तो वो खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे और महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई के काम करती थी और पकी हुई फसल का दाना निकालने का भी सहयोग प्रदान करती थी। इस प्रकार हमने देखा कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रमुख समितियां का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान सभा में प्रमुख समितियां। तो पहला मसौदा समिति पहला समिति। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यह समिति संविधान सभा की सबसे अहम समिति थी और मसौदा समिति जो थी वो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण अहम समिति थी। समिति 2 केंद्रीय ऊर्जा समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा केंद्रीय विघटन समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा प्रांतीय घटना समिति। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। पांचवा मूलभूत आधार अल्पसंख्यक आदिवासी और अपराजित क्षेत्रों की सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 6 प्रक्रिया संबंधित नियम समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वृत्त और कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 9वां समिति क्रेडियल समिति। इसके अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखें। 44 किताब उल हिंद पर एक लेख लिखें। किताब उल हिंद एक अरबी में लिखा अल-बिरूनी का एक पुस्तक है। किताब उल हिंद जो पुस्तक वो अरबी में लिखा है और ये पुस्तक का लेखक कौन अल-बिरूनी है। किताब उल हिंद का जो पुस्तक है वो उसका भाषा सरल स्पष्ट है और यह पुस्तक एक विस्तृत ग्रंथ है। किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक जिसमें कि धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, वैज्ञानिक आदि विषयों की विवेचना की गई है। किताब उल हिंद में जो है उसमें धर्म, त्योहार, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, माप विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि जो है ये सभी किताब उल हिंद में लिखा हुआ है। तो चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालने बोल रहा है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है और हिंदू धर्म का मुख्यतम ग्रंथ में से एक है। और यह महाभारत जो है हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथ में से एक है। तो महाभारत का महत्व देखते हैं क्या है।
तो पहला, महाभारत संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत जो है सांस्कृतिक वाहिनी का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे 7 साहित्य संहिता भी कहते हैं। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे 7 साहित्य संहिता भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन है। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन है। यह हस्तिनापुर के राज्य के लिए हुए संघर्ष की कहानी है, और हस्तिनापुर के राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था उसकी कहानी है इसमें। पॉइंट नंबर 3, महाभारत में जीवन विषयक प्राचीन भारत ज्ञान के सभी पक्षों को दिखाया गया है। और महाभारत में है जीवन विषय के प्राचीन भारत ज्ञान के सभी पक्षों को दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 4, महाभारत में वर्णित युद्ध को इतिहास का सबसे भीषण युद्ध गिना जाता है। और महाभारत में जो वर्णित है युद्ध उसको इतिहास के सभी भीषण युद्ध में गिना जाता है। पॉइंट नंबर 5, महाभारत से व्यक्ति को कई तरह की सीख मिलती है, यह व्यक्ति को सिखाता है। अब महाभारत से व्यक्ति को कई सीख मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में यहीं तक। और इस वीडियो के बाद आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो, तो उसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आ चुका है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।